हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे अपने घर में। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं कुलदीप रिएक्ट्स। One, two, three, come on! आज हम एक करंट अफेयर्स के वीडियो देखेंगे और फिर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो है ध्रुव राठी का, जिसका नाम है वाई आर फार्मर्स प्रोटेस्टिंग, ऑर्डिनेंस एक्सप्लेन्ड बाय ध्रुव राठी। लेट्स सी दिस वीडियो फर्स्ट एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस ऑन दिस। नमस्कार दोस्तों। पहले 10 सेकंड टॉपिक से हटके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा मैं आपको। लाइक शेयर तो आप करते ही होंगे, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी, क्योंकि इस बार आईपीएल बिना सब्सक्रिप्शन के नहीं चलेगा। जय जवान जय किसान बड़ा पॉपुलर नारा है, काफी बार सुना होगा आपने दोस्तों, लेकिन एक्चुअली में हम लोग कितनी कदर करते हैं अपने जवानों की, किसानों की, इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि आप में से कितने लोग इस टॉपिक को पहले से ही जानते हैं जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। मुझे पक्का यकीन है कि आप में से आधे लोगों को तो कोई आइडिया ही नहीं होगा कि किस टॉपिक के मुझे बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। लेकिन गलती आपकी भी नहीं है, हमारा मीडिया जानबूझकर ऐसे असली इश्यूज को दबा कर रखता है। असल में बात क्या है दोस्तों, सरकार अभी हाल ही में 3 ऑर्डिनेंसेस लेकर आई थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इसको लेकर देश का किसान बहुत गुस्सा है, स्पेशली पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स प्रोटेस्ट करने इन ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या चेंजेस ये ऑर्डिनेंसेस सजेस्ट करती हैं, और क्यों ये चीज हम सबको कंसर्न करती है, एक आम आदमी को कंसर्न करती है। आइए ये सारी चीजें जानते हैं आज के इस वीडियो इनने बोला आम आदमी को कंसर्न करती है। लेट्स सी। में। भारतीय किसान यूनियन और कुछ और फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस ने परमिशन मांगी हरियाणा सरकार से एक प्रोटेस्ट रैली निकालने के लिए, लेकिन 10 सितंबर को बीजेपी लेड हरियाणा सरकार ने परमिशन डिनाई कर दी, ये कहते हुए कि ये कोरोना वायरस का समय है, इस टाइम कोई प्रोटेस्ट नहीं निकलना चाहिए। लेकिन किसानों ने सरकार की नहीं सुनी और ये रैली निकाली गई, जिसमें 100 से ज्यादा की संख्या में किसान आए अपने ट्रैक्टर्स पे बैठकर। इसे ट्रैक्टर प्रोटेस्ट कई लोगों ने बुलाया, क्योंकि सारे किसान ट्रैक्टर पे बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और नारा लगा रहे थे, किसान बचाओ मंडी बचाओ। सिचुएशन कुछ जगहों पर वायलेंट हो गई और यह भी एलेज किया जाता है कि किसानों पर लाठी चार्ज भी किया गया पुलिस के द्वारा। लेकिन ये जो नारा है, किसान बचाओ मंडी बचाओ, इसमें मंडी बचाने की बात क्यों करी जा रही है, आइए इस चीज को पहले समझते हैं। पहले थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब देश आजाद हुआ था दोस्तों, देश के एग्रीकल्चर सेक्टर का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, इस पर एक बहुत बड़ा कब्जा था मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स का गांव में। किसानों के पास कोई जरिया नहीं था अपनी फसलों को मार्केट में आसानी से बेचने का। ये डिपेंडेंट थे इन्हीं मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स पे, जो किसानों को एक्सप्लॉइट करते थे। तो फार्मर्स परपेचुअली डेट में रहते थे, कर्ज में रहते थे, बड़ी प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करनी पड़ती थी, जो कि अच्छा सिस्टम नहीं था। सरकार ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरीका निकाला, एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। सरकार ने कहा कि हम स्टेट लेवल पे कुछ स्पेशल एरियाज बना देते हैं, जिन्हें कहा जाएगा मार्केट एरियाज, और इन मार्केट एरियाज में जुरिस्डिक्शन होगी मार्केट कमेटी की। यानी इन मार्केट एरियाज में कोई भी किसान या ट्रेडर फ्रीली चीजों को बेच खरीद नहीं सकेगा। अगर किसी ट्रेडर को इन मार्केट एरियाज में कुछ सामान को खरीदना है, प्रोक्योर करना है किसानों से, तो उन्हें लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। तो लाइसेंस देने से सरकार का कुछ हद तक कंट्रोल आ गया ट्रेडर्स के ऊपर। सरकार ने यह भी कहा कि इन मार्केट एरियाज में मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा किसानों को, यानी एक मिनिमम प्राइस जिस पर किसान अपनी फसलें बेच सकेंगे, ताकि उन्हें एक्सप्लॉइट ना किया जाए। मैंने बात करी फूड एंड एग्रीकल्चर एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा जी से, जिन्होंने मुझे डिटेल में बताया एपीएमसी के बारे में, और उनकी राय में ये एपीएमसी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से इंडिया की ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s के अराउंड बहुत सक्सेसफुल हुई थी। देवेंद्र शर्मा जी, पहले आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एपीएमसी क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है। देखिए, एपीएमसी मीन्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इसका एक एक्ट है। और बेसिकली ये 1965 में एक सरकार ने कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी ने ये डिसाइड किया था कि भाई मंडियां, उस समय आपको याद होगा ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत अभी होनी थी, तो उस समय एक नेटवर्क ऑफ मंडीज जो बनाया गया, रेगुलेटेड मंडीज, तो वो एपीएमसी मंडी उनको कहा जाता था। और वो जो मंडियां हैं उसमें किसान अपना प्रोड्यूस लेकर आएगा, और वो जब प्रोड्यूस लेकर आएगा तो पहले तो प्राइवेट ट्रेड कैन कम एंड बाय इट,
और लेकिन अगर कोई भी बायर उसमें मतलब या उससे ज़्यादा बाई नहीं करता है, प्राइवेट रेट थोड़ा सा बाई कर लिया है, तो देन दी गवर्नमेंट वुड स्टेप इन टू प्रोक्योर एट व्हाट इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसका मतलब ये था बेसिकली कि एमएसपी जो है वो इट वाज एन इंसेंटिव फॉर फार्मर्स टू रिमेन इन रिमेन कल्टीवेशन। इन और कल्टीवेशन। सरकार ने ये भी कहा कि अगर कुछ फसल बच जाती है किसानों के पास तो सरकार उन्हें खुद प्रोक्योर कर लेगी अगर ट्रेडर्स नहीं कर पा इस रहे। सिंह तो सरकार किसानों खुद के लिए प्रोक्योर डील कर बड़ी लेगी। अच्छी थी। और ये जो मार्केट सारी एरियाज हैं इन्हें रेगुलेट किया गया अंडर द स्टेट एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट। जब ये किसान जो अभी हाल ही में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब ये मंडी बचाओ कहते हैं, इनका मतलब मंडी से एपीएमसी ही था, ये जो मार्केट एरियाज हैं। तो ये बेसिकली जो एपीएमसी एक रेगुलेटेड मंडी की तरह था, ये कह सकते हो। रेगुलेटेड मंडी की तरह ही रेगुलेटेड मंडी था। और वो स्ट्रक्चर जो है वो स्पेशली क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज जो थे वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी या बाद में एक्सपैंड किया और भी कुछ कंट्री के हिस्सों में, लेकिन पंजाब हरियाणा में एक बहुत अच्छा नेटवर्क जिसको कहें पंजाब मंडियों का हरियाणा। जाल बिछा। और आप जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है। लेकिन ओवर द इयर्स इस एपीएमसी सिस्टम में कुछ कमियां भी निकली, इसके फ्लॉज भी निकले कि जो मार्केट कमिटी थी इसके पास कुछ ज्यादा ही पावर थी ट्रेडर्स को लाइसेंस देने की। एक तरह से लाइसेंस राज भी शुरू हो गया था। दूसरी कमी ये निकली कि ये जो लाइसेंस्ड कमीशन एजेंट्स थे जो किसानों से उनका सामान खरीदते थे, इन्होंने अपने कार्टेल्स बनाने शुरू कर दिए, एक दूसरे के साथ डील रखनी शुरू कर दी कि तुम भी मत खरीदना किसानों से इस दाम में, मैं भी नहीं खरीदूंगा। तो उनको उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। Monopoly. Over the decades, there are various flaws in APMC market के मंडी सिस्टम। उसमें कार्टलाइजेशन भी हुई है, कई जगह पे माफियाज भी बने हैं, एंड देन देयर आर एरियाज डिमार्केटेड एपीएमसी का, उसके अंदर जो फार्मर्स ने प्रोड्यूस जो भी कर लेके आएगा वो आके मंडी में बेचना, यू नो ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स वर देयर। अब बात करते हैं मोदी सरकार के द्वारा लाई गई ऑर्डिनेंसेस की। इन्होंने कहा तो ये है कि ऑर्डिनेंसेस वन नेशन वन मार्केट क्रिएट करेंगी, फार्मर्स को फ्रीडम ऑफ चॉइस देंगी कि फार्मर्स जहां चाहें वहां पर अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं। देखिए, दो चीजें हमें इसमें समझनी है। एक तो ये है कि अभी तक सारे देश में देखा जाए तो सिर्फ 6% फार्मर्स हैं जो एमएसपी जिनको मिलता है। 6% और फार्मर्स। एमएसपी तभी मिलेगा अगर आप एपीएमसी में मंडी में आके बेचते हैं, जहाँ रेगुलेटेड अच्छा। मंडी से होगा। और 94% फार्मर्स आर इन एनी केस डिपेंडेंट ऑन द मार्केट्स। और जिस जिस एनएसएसओ का डाटा जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसकी एक और रिपोर्ट भी है जो बताती है हमें कि इवन 2012-13 में भी वो जो उनका एनालिसिस है, उसमें भी जब उन्होंने मंडियों का सर्वे किया तो उन्होंने ये पाया कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द प्रोड्यूस जो है वो प्राइवेट ट्रेड को बेची जा रही थी मंडी के बाहर। तो ये नहीं था कि मंडी का कोई ऐसा जकड़ जिसको कहते हैं कि हिंदी में कब जो है वो उसके नीचे नहीं था। लेकिन मैं सिर्फ उन पॉइंट्स पर फोकस करता हूं जिनको लेकर किसान नाराज है। इन ऑर्डिनेंसेस में कहा गया है कि एपीएमसी मंडीज के बाहर जो एरिया होगा उसमें किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाएगा सेल्स और परचेजेस पर। किसानों का मानना है कि अगर सरकार एपीएमसी मंडी के बाहर खरीदने बेचने को ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है क्योंकि वहां पर टैक्स नहीं होगा, तो इससे किसानों के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। 94% इज नॉट एपीएमसी अट्रैक्टिव। मंडीज में सब चीज़ें रेगुलेटेड है, ट्रांजैक्शंस को अकाउंट में लिया जाता है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। लेकिन इन मंडीज के बाहर कोई एमएसपी एग्जिस्ट नहीं करता, कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है किसानों के लिए, कोई ढंग से रेगुलेट करने के लिए नहीं है कि इनको सही तरीके से ट्रीट किया जा रहा है या किसानों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। मेरा अपना मानना है कि एक्चुअली इट इज वन कंट्री टू मार्केट्स, क्योंकि सरकार एमएसपी और एपीएमसी को नहीं छुआ है। तो लेकिन उसमें प्रावधान ये है कि अगर एपीएमसी के अंदर मंडी के अंदर खरीदेंगे तो उनको जो मंडी टैक्स है वो देना पड़ेगा। और लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी मंडी से बाहर खरीदती है तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो वो जो ट्रेडर है या जो कंपनी है वो चाहेगी कि मैं बाहर विदाउट टैक्स पे करके मैं खरीदूं, एंड ग्रेजुअली पीपल विल मूव आउट ऑफ द मंडीज। और उससे क्या होगा कि मंडीज विल स्टार्ट बिकमिंग रिडंडेंट। और जब मंडी खत्म होगी या मंडी सिस्टम जो है कोलैप्स कर गया, तो ऑब्वियसली जो एमएसपी जो मिलता था किसानों को, जिसकी एश्योरेंस थी, वो भी आस्ते आस्ते उसका भी रेशियो है वो कम होता जाएगा। प्रोटेस्ट करने वाले किसानों का कहना है कि ये ऑर्डिनेंसेस कॉर्पोरेटाइज कर देंगे इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी मोनोपोली जमा सकेंगी इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर पर और किसानों को एक्सप्लॉइट करना और भी ज़्यादा आसान बन जाएगा। इसका एक बहुत अच्छा रीसेंट एग्जाम्पल है जहां पर पेप्सी ने कुछ फार्मर्स को कोर्ट में जाकर सू कर दिया था गुजरात में।
देश में ज़्यादातर किसानों के पास इतनी नॉलेज नहीं है कि ये इसका बड़े रिजल्ट बड़े क्या आया था? कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ पाएँ जो मल्टीनेशनल कंपनीज बनाएंगी और इनके साथ लीगल बैटल्स में फाइट कर पाएँ। कई एक्सपर्ट्स ने ये भी सवाल उठाया कि सरकार लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है कि ये ऑर्डिनेंसेस फ्रीडम ऑफ चॉइस देंगे, क्योंकि किसानों के पास ये फ्रीडम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो जहाँ चाहें अपनी फसलों को बेच सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि सब वन कंट्री वन 96% एक्सपर्ट मार्केट नहीं हो रहे थे। जो है उससे किसान जाके कहीं भी बेच सकता है और उसको हायर प्राइस मिलेगा। तो लेकिन सारा सवाल ये है कि अगर 86% किसान भारत के ये तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके अपना प्रोड्यूस नहीं बेच पाते हैं, तो इनको एक्सपेक्ट है कि वो चंडीगढ़ से जाके बेंगलोर में बेचेंगे या बेंगलोर से लाके छत्तीसगढ़ में बेचेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो जैसा देवेंद्र जी ने कहा, ये जो पूरा इशू है ये मोटे मोटे तौर पे फ्री मार्केट्स वर्सेस रेगुलेटेड मार्केट्स का इशू है, और ये इशू ना सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करता है बल्कि कई डेवलप्ड कंट्रीज में भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि फ्रांस में भी, फ्रांस जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में भी, अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में भी फार्मर सुसाइड्स बढ़े जा रहे हैं और एग्रीकल्चर क्राइसिस से ये डेवलप्ड कंट्रीज गुजर रही हैं, क्योंकि इन कंट्रीज में भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को एक तरह से मोनोपोली मिल गई है जो फार्मर्स को वहां पर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और जो छोटे फार्मर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान सहना पड़ रहा है। और दूसरा एक और है ध्रुव जी, कि आप देखें कि इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, सबको देखें, ये रिच कंट्रीज जो हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनमें तो जहां से हम ये मॉडल लेके आ रहे हैं हिंदुस्तान में, वहां पर तो ये मॉडल फेल हो गया। सिंस 1960 फार्मर्स income in America has been a steep decline. In fact, American agriculture and European agriculture is surviving on agriculture subsidies which the governments provide. I think we must understand कि जब मॉडल वहां पर काम नहीं किया, how will it succeed in a country like India? नियो लिबरलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है, एक ऐसी विचारधारा है जो फ्री मार्केट्स में विश्वास रखती है। यूएसए में आइडियोलॉजी सबसे ज्यादा देखने को मिली है, और फ्री मार्केट्स का मतलब बेसिकली ये है दोस्तों कि जहां पर सरकार इंटरफेयर ना करे, बिजनेसेस जैसे ऑपरेट कर रहे हैं उन्हें ऑपरेट करने दिया जाए, जो कि सुनने में ऊपर ऊपर से काफी अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन अगर मार्केट को आप बेसिकली ओपन छोड़ दोगे, जो बिजनेसेस जैसा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वैसा कमा सके, तो ये ओवरऑल इवेंचुअली अच्छा नहीं होगा सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए। क्योंकि अगर बिजनेसेस, ये बड़ी बड़ी कंपनीज बिना सरकार के रेगुलेशन के ऑपरेट करेंगी तो ये सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेंगी, और अगर इनका ध्यान सिर्फ अपने प्रॉफिट पर होगा तो पर्यावरण, इन्वायरमेंट का ध्यान कौन रखेगा? उसका सत्यानाश हो जाएगा, जो कि आज के दिन दुनिया भर में होने भी लग रहा है। इन अमेरिका, आई मस्ट गिव यू वन एग्जांपल, कि मेरे को एक किसान ने एक ट्विटर पे लिखा, फिर मैंने उनसे वो किया, चर्चा की। वो किसान कह रहा है 2018 में जो उसने कॉर्न बेची, उसका जो प्राइस जो उसको मिला है 3.4 बुशल के आसपास मिला है पर बुशल। वो कहता है कि मेरे फादर ने जो 1972 में जो कॉर्न बेची थी उससे वो कम। जो लोग अमेरिका में इन्फ्लेशन है, आइडियोलॉजी को अपोज करते हैं, उनका कहना है कि सरकार को कुछ सेक्टर्स में, कुछ जगहों पर डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस बनाने की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा जाए फार्मर्स के लिए, जो दवाइयां हैं उनके प्राइस पे एक अपर लिमिट लगाई जाए ताकि ये कंपनीज अपने मन मर्जी के प्राइस पर ना बेच पाएँ चीज़ों को कंज्यूमर्स को। कुछ ऐसे सेक्टर्स हों जिनको फॉर प्रॉफिट की तरह ना देखा जाए बल्कि सोसाइटी के लिए, दुनिया के अच्छे के लिए देखा जाए। सॉल्यूशन आज किसान को जो उसकी असली आज़ादी ये होगी कि मंडी के अंदर और मंडी के बाहर उसको एश्योर्ड एमएसपी मिले। आप एमएसपी को लीगल कर दीजिए। दूसरी बात एक और है, एग्रीकल्चर को बिल्डअप करने के लिए मैंने आपसे पहले कहा था कि वी डेलिबरेटली केप्ट एग्रीकल्चर इम्पॉवरिश्ड। 2011-12 और 2017-18 के बीच में एक आरबीआई की रिपोर्ट होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, कि 0.4% ऑफ द जीडीपी वाज बीइंग इन्वेस्टेड इन एग्रीकल्चर। अब देखिए, इस क्षेत्र में 50% पॉपुलेशन या 60 करोड़ लोग जुड़े हों, उसमें आप 0.4% इन्वेस्ट कर रहे हैं। एपीएमसी था, इसमें कमियां हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एपीएमसी को अगर हम बिल्डअप करें, उसकी गलतियां दूर करके 42,000 मंडियों का हम अगर जाल बिछा दें हिंदुस्तान में, एंड इफ वी आर एबल टू प्रोवाइड फार्मर्स विद एन एश्योर्ड इनकम, दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। तीसरी बात ये है, ये हमें जाननी है कि ये जो हमने गांव से लोगों को निकाल के शहर में लाना है, ये हमारे एक अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर जो गवर्नर थे, उनकी स्टेटमेंट थी कहीं पर कि सबसे बड़ा रिफॉर्म तब होगा कि हम जब किसानों को खेती से निकाल कर शहर में लाएंगे, बिकॉज शहर में चीप लेबर की जरूरत है, यानी दिहाड़ी। दिस इज रॉन्ग। अगर ये हमारी सोच है, ये इकोनॉमिक डिजाइन है, तो आज देख रहे हैं इसको बोलते हैं इंटरनल कि इमिग्रेशन, भारत में हो या दुनिया में हो, which is very उसका जो harmful. कारण है वो हमारे सामने है। तो उस अभी जो रिवर्स माइग्रेशन हुई है,
उससे बल्कि एक सबक मिलना चाहिए था कि जो मैं हर बार बोलता हूँ कि जो गांव से लोग निकल कर आए थे शहर में, बेसिकली देवर एग्रीकल्चर रिफ्यूजीज, देवर एग्रीकल्चर रिफ्यूजीज, लेकिन हम समझ नहीं पाए क्योंकि वो विजुअल हमारे सामने नहीं था। अब हमने देखा लोगों को वापस जाते हुए और जिस कंडीशन में वो गए हैं, तो अब शायद लोगों के सामने एक विजुअल आ गया है कि जब मैं एग्रीकल्चर रिफ्यूजीज कहता था तो मैं किस पॉपुलेशन की बात करता था। तो क्या अभी भी वो मॉडल लेके चलना चाहिए कि हम गांव से निकाल के लोगों को शहर पर में लेके आए, एग्रीकल्चर क्यों ना हम रिफ्यूजीज रिवर्स कर हुए दें ही इस क्यों? इकोनॉमिक डिजाइन को। तो इस पूरे मसले का सोल्यूशन आपको देवेंद्र जी ने बताया, एपीएमसीज को और स्ट्रांग बनाना। जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी 4 मेन डिमांड है। पहला, इन ऑर्डिनेंसेस को रोल बैक किया जाए। दूसरा, जो एपीएमसी मंडी मार्केट है उसे प्रोटेक्ट किया जाए। तीसरा, इनके लोन्स को क्लियर किया जाए। और चौथा, एक नेशनल लॉ बनाया जाए जो एमएसपी को एटलीस्ट 50% मोर देन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेट करता हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आते हैं, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। So guys, as always a good analysis by ध्रुव राठी। काफ़ी अच्छा एनालिसिस करते हैं ये, और इनकी टीम ये बोल चुके हैं कि इनकी एक टीम है जो इनको एनालिसिस करके पूरा स्क्रिप्ट बना के देती है, और ये उस स्क्रिप्ट के हिसाब से अपना वीडियो बनाते हैं। सो बहुत अच्छा एनालिसिस करा है। ये टॉपिक मेरे दिल के करीब हमेशा से रहा है। रीज़न कि मैं जब छोटा था तो मुझे ये बताया जाता था कि इंडिया की पॉपुलेशन का 70% फार्मर से खेती करता है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। आज ये टॉपिक उठाया जा रहा है कि एग्रीकल्चर माइग्रेशन हो रहे हैं। एग्रीकल्चर माइग्रेशंस क्यों हो रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि एपीएमसी को ना हटाया जाए। एपीएमसी को हटाने का, अगर आप ये बिल पढ़ोगे जो कि अब एक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि एपीएमसी को हटाया जाएगा। एपीएमसी वेल्थ है, और ये जो प्राइवेट बायर्स हैं इनको एक लीगल स्टैंडिंग दे दी गई है। पहले भी बाइंग होती थी पर उसके पीछे कोई लीगल सपोर्ट नहीं था। मतलब किसी को अगर कोई केस करना हो या उस चीज़ को लीगल सपोर्टिंग करना हो तो वो नहीं कर सकता था, बिकॉज दैट वाज नॉट ऑन पेपर बाय लॉज। बट खरीदने की पूरी आज़ादी थी, दैट वाज नॉट इलीगल। इन लोग बोलते हैं, जैसा कि इनने बताया कि ये लॉ आने की वजह से मोनोपोली बढ़ जाएगी। आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल नहीं, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, जहाँ किसान अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेके गए हैं बेचने के लिए। टमाटर 1 रुपये किलो ख़रीदा गया है। अगर आपको बेचना है तो इसी कीमत पे बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। किसान के पास इतना भी पैसा नहीं है कि जिस चीज़ पे वो लोड करके लेके गया है उसको पैसा दे के वापस लोड करके अपने घर ला सके। उसको अपना सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वहीं के वहीं फेंकना पड़ता है ताकि उस ट्रक वाले को या उस लोडर को फ्री कर सके और वो वहाँ से वापस आ सके। कैसे होता है ये? एपीएमसी के अंदर बैठने वाले जितने भी लोग हैं, एजेंट्स या दलाल जिसको बोलते हैं, मोनोपोली करते हैं। क्या करते हैं कि जैसे कोई भी फसल हुई, ये सीज़न है सपोज़ गेहूं का या आलू का, तो दे विल डिसाइड अ फिक्स प्राइस। जैसे अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको मंडी के अंदर मिलता है, ओके, वन मोर थिंग ये, इनने जो बोला कि गवर्नमेंट प्रिक्योर करते हैं फसल को, गवर्नमेंट ओनली एंड ओनली 2 चीज़ों को प्रिक्योर करते हैं, वन इज़ राइस एंड अदर इज़ व्हीट। उसके अलावा कुछ भी गवर्नमेंट प्रिक्योर करने की श्योरिटी नहीं देती। दैट मीन्स उसके अलावा का आपने जो कुछ भी उगाया है वो इसी तरह से बिचौलियों के हाथों से बिकेगा। जितना कमीशन खाना है बिचौलियों को वो खाएंगे। 1 रुपये टमाटर, अगर 1 रुपये किलो टमाटर अगर किसान ने बेच दिया तो वो टमाटर हमारे पास तक पहुँचते पहुँचते 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये किलो हो जाते हैं। दैट मीन्स 50-60 रुपये का बीच का मार्जिन ये सब के सब बिचौले ले जाते हैं, और किसान को क्या मिलता है? 1 रुपया, इंक्लूडिंग उनका सारा इन्वेस्टमेंट, जितने भी पैसे लगाए वो सब मिला मुलू के। अगर इस जगह पे कोई प्राइवेट बायर्स आता है लीगली, देन दे विल बी हैविंग एन ऑप्शन, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेट बायर गवर्नमेंट से बेटर ऑफर रखेगा कि अगर वो
मिनिमम सपोर्ट प्राइस 5 रुपीज़ है तो मे भी शायद वो बोलेगा मैं 6 रुपये में ले लूँ, 7 रुपये में ले लूँ, आप मुझे दे दीजिए सारा के सारा, बिकॉज उनके पास इसका सेटअप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कि उस टमाटर को कहाँ ले जाके बेच सके। आई एम यूजिंग टमाटर एज एन एग्जाम्पल। से फॉर एग्जाम्पल टमाटर को किसी मॉल में ले जाके बेचेगा, दैट मीन्स अगर वो उसे 7 रुपये में ख़रीद रहा है और शायद वो मॉल में 3 रुपया बढ़ा के या 5 रुपया बढ़ा के 10 रुपये या 15 रुपये में बेचता है, तो जो एंड कस्टमर है यानी कि हम, तो हमको वो चीज़ सस्ते में मिलेगी। बट ये ऐसा कभी हुआ नहीं जब तक गवर्नमेंट का ये सब पॉलिसी रहा। आई डोंट नो वाई ध्रुव राठी ने ये सारी चीज़ें नहीं बताई, इनकी तो रिसर्च टीम है। और हाँ, ये जितना भी एजिटेशन हो रहा है ये मेजरली पंजाब और हरियाणा कर रहे हैं। ये जो इन्हें ट्रैक्टर एजिटेशन बताया, इसमें ऐसा कहा जाता है कि ये कोई फार्मर्स नहीं थे, ये सब भाड़े पे बुलाए गए लोग थे जिनसे ये एजिटेशन करवाया गया था और फिर बाद में मारपीट कराई। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सो नाउ पंजाब एंड हरियाणा के किसानों को क्या तकलीफ़ है? पंजाब एंड हरियाणा को किसान को ये तकलीफ़ है कि जैसा कि इन्हीं ने बोला कि ग्रीन रिवॉल्यूशन पंजाब और हरियाणा में शुरू हुआ। मेजरली पंजाब हरियाणा में गेहूँ और चावल उगते हैं और गेहूँ और चावल गवर्नमेंट प्रिक्योर कर लेती है, तो उनका जितना भी फसल उगा होता है वो सारा के सारा खरीद लेते हैं एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। अब आई डोंट नो उनके अंदर की क्या सेटिंग होगी, किस तरह से सेटिंग होगी, एजेंट को कितना दिया जाता होगा जिस वजह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया या घटाया जा सके। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। वी कैन थिंक ओवर इट, इमेजिन कर सकते हैं क्या हो सकता है। सो दिस इज़ हाउ दे आर वर्किंग। एंड यस, वन मोर थिंग, ये जो पार्टी भारत किसान पार्टी ऐसे करके कुछ है जो इस एजिटेशन को चला रही है पंजाब और हरियाणा में, उसी पार्टी ने कांग्रेस को सपोर्ट किया था इन 2019 इलेक्शन फॉर द सेम एजेंडा, जहाँ पे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में खुद ने लिखा हुआ है कि वो अगर पावर में आई तो ये जो बिल पास हुआ है ना, वही बिल वो लेके आएगी किसानों के लिए। नाउ आई डोंट नो वाई दे आर डूइंग एजिटेशन, और क्यों इसका विरोध किया जा रहा है जबकि उन लोगों ने खुद ही ने इस चीज़ के सपोर्ट में कांग्रेस को सपोर्ट किया हुआ है। नाउ दे आर एजिटेटिंग ऑन दिस। और हाँ, एक बात और बता दूँ मेरी कोई रिसर्च टीम नहीं है, बट ध्रुव राठी ने खुद ही ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो अपने एक वीडियो में पढ़ के सुनाया हुआ है, तो आप चाहें तो उनके वो वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। 2019 का है तो उसी के आसपास का कोई वीडियो होगा जिसमें उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस का मैनिफेस्टो साथ साथ में पढ़ के कंपेयर करके बताया, तो यू कैन गो टू दैट वीडियो। आई डोंट नो ध्रुव राठी कैसे भूल गए उस बात को, या उनकी रिसर्च टीम ने कैसे इसमें इंक्लूड नहीं करा। आई डोंट नो हाउ इज़ दिस हैपनिंग एंड व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर। इंसान है, हो सकता है भूल गए हो या मिस हो गया, दैट्स ओके, बट ओवरऑल अ गुड वीडियो। मेरा कहना यही है कि देखिए, मेरे को नहीं लगता कि कभी भी कोई भी गवर्नमेंट आ जाएगी या कितना भी इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा तो किसान का भला हो जाएगा, बिकॉज यू नो इनने कहा कि 50% ऑफ पॉपुलेशन इज़ डूइंग एग्रीकल्चर। जस्ट इमेजिन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इस कंट्री की अगर डेवलप्ड हो जाए, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाए, सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, सेल्फ रिलायंट हो जाए, तो क्या वो उन लोगों से दब के उन लोगों को वोट देने जाएंगे जिनके बलबूते पे वो गवर्नमेंट की सरकार बनती है? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कभी होगा। वो कभी किसानों को ऊपर नहीं आने देंगे, ये गवर्नमेंट हो या वो गवर्नमेंट हो, दे विल ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लॉइट। हाँ, पर इसमें एक चीज़ है, जैसा कि इनने बताया कि ओपन मार्केट से ये हार्म होगा, तो मेरा मानना ऐसा नहीं है। इफ़ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ BSNL, अगर सिर्फ और सिर्फ BSNL होता, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल नहीं होते, तो क्या हमारी सर्विसेज और कस्टमर को जो सर्विसेज चाहिए होती वो मिल पाती? क्या ओपन मार्केट होने की वजह से क्या प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आए तो क्या उससे हमारी बेटर सर्विसेज नहीं मिली, क्या हमको चॉइस की चीज़ें नहीं मिली? आई डोंट नो वाई ध्रुव राठी को ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, या आई डोंट नो व्हाट इज़ द पॉइंट। मेरे हिसाब से ओपन मार्केट विल ऑलवेज हेल्प, बट मैं साथ ही साथ ये भी कह रहा हूँ कि आई डोंट थिंक कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी गवर्नमेंट कभी भी किसान का भला करेगी। रीज़न, अगर 50% ऑफ द पॉपुलेशन इस कंट्री की सेल्फ रिलायंट हो जाएगी
देन इट विल बी प्रॉब्लम फॉर अ पॉलिटिशियन, बिकॉज फिर वो उनको बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे, झगड़ा नहीं पाएंगे, दबा नहीं पाएंगे, उनके मुद्दे नहीं होंगे, वो गरीब नहीं होंगे, तो उनके पास किसी मुद्दे के बिना वोट नहीं लिया जा सकता। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक। खैर ये मेरा पर्सनल विचार है, सोच है, मैं ये विचार आप लोगों पे थोप रहा नहीं हूँ, बट ऐसा मेरा मानना है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ऐसी। आपका क्या मानना है इस विचार पे, इस चीज़ पे, आप मेरे को प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसे ही किसी और वीडियो पे, किसी और टॉपिक पे मैं अपना रिएक्शन दूँ, तो प्लीज़ सेंड मी अ लिंक ऑफ दैट वीडियो, मैं उस पर भी रिएक्शन दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। टिल देन बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।